नमो नमः संस्कृत मित्राणि। आप अध्ययन कर रहे हो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे संधि। और इससे पहले के टॉपिक अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप एक साथ सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, पहले मैं आपको जो है भूमिका करा दी है, ठीक है। सेकंड क्लास है आपकी संज्ञाओं की, तीसरी है त्रिमुनि, चतुर्थ है वर्ण विचार की, पंचम है प्रयत्न, और 6 है आपके उच्चारण स्थान, और 7 है माहेश्वर सूत्र, और अष्टम है आपकी प्रत्याहार बनाना। तो फ्रेंड्स, आपका जो है प्रथम सोपान, ठीक है, ये प्रथम सोपान जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख लेना। आज हम अध्ययन करेंगे द्वितीय सोपान का, जिसमें हम बात करेंगे संधि, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों और आपके पेपर में आती है। तो सबसे पहले संधि। संधि जो है शब्द किससे बना है, इसमें कौन सा लिंग प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड देखिए, संधि जो है इसमें पुल्लिंग शब्द प्रयोग हुआ है। कौन सा है? पुल्लिंग। क्वेश्चन आया है ये पेपर में, आप टीजीटी के पुराने पेपरों को उठा के देखना। तो संधि किस शब्द से बना है? संधि जो है मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो संधि दोस्तों पुल्लिंग है। आप अपने नोट्स भी लिखते चले, जिससे दोस्तों आपको आवश्यकता पड़े तो आप आराम से देख सकें, ठीक है। संधि किस शब्द से बना है? तो सम धन धा धन की, यानी सम जमा धा जमा की। सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, धा धातु का प्रयोग हुआ है, और की प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये की प्रत्यय क्या है? की प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। की प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जब की प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग है तो संधि शब्द आपका पुल्लिंग है, ठीक है। अब संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ है मेल। क्या है? संधि का अर्थ होता है मेल। मेल माने होता है जोड़ना। क्या होता है मेल का मतलब? जोड़ना। अब है दोस्तों इसकी जो है यानी कि संपूर्ण परिभाषा क्या है। संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के निकट आने से, यानी निकट मान होता है पास, दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में पास आ जाते हैं तो उनका जो मिलन होता है, जो मेल हो जाता है, वो आपका संधि कहलाता है। जैसे अ जमा अ बराबर बड़ा, ठीक है। अ जमा अ बराबर बड़ा। वर्णों की इस समीप स्थिति को संहिता कहते हैं। कहने का मतलब है संधि का दूसरा नाम संहिता भी है। अगर संहिता की परिभाषा पूछता है तो यही बताना है आपको, क्योंकि वर्णों की समीप स्थिति को, जो पास की जो स्थिति होती है, उसे क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे, ठीक है। संधि में विच्छेद होता है। संधि जब करेंगे तो इसमें क्या होगा? विच्छेद होगा। संधि करने से पहले संहिता अनिवार्य होती है। बिना, यानी कि जो संधि करते हैं तो उसमें दोस्तों संधि से में संहिता का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना संहिता के संधि कार्य नहीं हो सकता है। परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। तो परः यानी कि आपकी जो संहिता है, इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है ये आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना फ्रेंड्स। परः सन्निकर्ष संहिता, ये संहिता का प्रयोग एक पद में करते हैं, धातु और उपसर्ग में करते हैं, समास में करते हैं। इन तीनों में संहिता का प्रयोग होता है नित्य अनिवार्य रूप से। और वाक्य में अगर प्रयोग होगा तो वैकल्पिक इच्छा पर निर्भर होगा। वाक्य में अगर संहिता का प्रयोग होता है तो वैकल्पिक होगा, इच्छा पर ही निर्भर करेगा। संधि के कारण परिवर्तन। तो संधि के जो कारण परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होते हैं परिवर्तन? तो देखिए, लोप। सबसे पहले लोप में होगा इसका परिवर्तन। लोप में जैसे दोष धन अस्ति, तो ये जो है इसका लोप हुआ है अ का, ठीक है। लोप दोष धन अस्ति, ये लोप है, और इसका करेंगे तो दोष धन अस्ति, दोषो अस्ति हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? ओ, दोष अस्ति। द्वित्व में होता है संधि का परिवर्तन। एकस्मिन अवशेष, एकस्मिन अवशेष, ठीक है। आगम में क्या होगा? नि अवशत, न्यवशत। तो ये दोस्तों आपके संधि के कारण परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आगम जो है ये कैसा है? आपका मित्रवत है, और इसी में शत्रुवत जो है आपका क्या है? आदेश आपका शत्रुवत है। अब जानेंगे संधि के प्रकार। तो संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने की? 3 की। स्वर संधि, जिसे अट संधि कहते हैं,
व्यंजन संधि जिसे हल संधि कहते हैं। संस्कृत में पूछ सकता है अट संधि किसे कहते हैं? स्वर। हल संधि व्यंजन संधि, और ये है आपकी विसर्ग संधि। अब बात करेंगे, सबसे पहली संधि है आपकी स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि किसे कहते हैं, ये आप समझेंगे। तो स्वर संधि जब स्वर का स्वर से मेल होता है, जब स्वर का स्वर से मेल होता है तब वहाँ स्वर संधि होती है। और स्वर संधि दोस्तों निम्न प्रकार की होती है, क्योंकि हम कहते 5 प्रकार की या 6 प्रकार की या 7 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो दोस्तों देखो, किसी में 5 दिए हैं, किसी में 6 दिए हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 8 भी दिए हैं। इसलिए दोस्तों आपकी जो स्वर संधि है निम्न प्रकार की है। कौन कौन सी है? सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः। ये फ्रेंड्स आपको याद होने चाहिए। संधि में सूत्र पूछते हैं, इसलिए दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः। गुण संधि का है आद्गुणः। वृद्धि संधि का है वृद्धिरेचि। यड़ संधि का है इको यड़चि। अयादि संधि का है एचो अय वाया वह। एचो अय वाया वह अयादि संधि का है। पूर्व रूप संधि का है एंग पदादांदति। एंग पदांता दति। पररूप संधि है। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। तो आराम से आप याद कर सकते हैं। दीर्घ का है अकह सवर्णे दीर्घः। गुण संधि का आद्गुणः। वृद्धि संधि का है वृद्धिरेचि। यड़ संधि का है इको यड़चि। अयादि संधि का है एचो अय वायवः। पूर्व रूप संधि का है एंग पदांतादति। पररूप संधि का है एंगी पररूपम। ठीक है, तो सबसे पहली संधि कौन सी है आपकी? दीर्घ संधि। तो आप समझेंगे दीर्घ संधि के बारे में। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घः। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है, अक प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। अकह, ये अकह क्या है? प्रत्याहार है, जिसमें अ उ रि ल 5 वर्ड आते हैं। ये मैंने प्रत्याहार करना आपको बता दिया है। आप दोस्तों प्लेलिस्ट से जा कर के आप देख लेना कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। और आपके टीजीटी में 43 प्रत्याहार हैं। कितने हैं? 43। तो अकह के अंदर आते हैं अ ई उ रि ल। सवर्णे आपका अ ई उ रि ल, और दीर्घ दीर्घ माने होता है बड़ा। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो छोटा और छोटा का हो जाएगा बड़ा आ। ई का बड़ी और ऊ का बड़ा ऊ। री का री और ल का दोस्तों कभी दीर्घ नहीं होता है। जब इसका दीर्घ नहीं होगा तो इसका जो है दीर्घ संधि में प्रयोग भी नहीं होगा। या आप डायग्राम बना लेना जिससे आप आसानी से समझ सके, या दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है 5 वर्ड यूज होते हैं अक प्रत्याहार में। और इसमें ल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ल जो है दीर्घ ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दीर्घ संधि है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता है। अब इसकी परिभाषा क्या है दीर्घ संधि की? तो परिभाषा देखिए फ्रेंड्स, परिभाषा में है हिरस्व अथवा दीर्घ अ ई उ रि स्वर के बाद, दीर्घ आ ई उ रि स्वर के बाद सवर्ण हिरस्व अथवा दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर होता है। अगर ये आ जाते हैं अ ई उ रि तो हो जाएगा आपका आ ई उ रि हो जाता है। दीर्घ संधि के उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे दैत्यारी। दैत्यारी का होगा दैत्य जमा अरही, जिसमें अ और अ मिलकर के बड़ा बना है। श्रीशः, श्री धन ईशः, जब भी ईश वाली बात आए तो बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, ईश में छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, बड़ी का होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों बड़ी आई हैं, इसलिए यहाँ बड़ी है। भानुदया, भानु प्लस उदयः, भानु में छोटा ऊ आएगा, भानु प्लस उदयः, तो ऊ बराबर ऊ बड़ा ऊ हो गया। चमूर्जः, चमूर्ज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो चमू का होगा आपका बड़ा बनेगा, यहाँ पे चमू नहीं होगा, चमू और ऊर्जः। ठीक है, दोनों में है, ऊर्जा बड़े में लिखते हैं, तो ऊर्जः तो यहाँ पे बड़ा ऊ हो गया। लघुर्मी, लघु में छोटा आएगा, उर्मी होता है बड़ा, तो ये हो गया आपका लघुर्मी। ठीक है, बड़ा ऊ हो गया। वधूत्सव में वधु, वधु पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, उत्सव, यहाँ भी बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है।
कवीश्वर, कवीश्वर में दोस्तों आपके जो है कवि और ईश्वर तो बराबर आपकी बड़ी हो गई। होत्रकार, तो होत्र जमा ऋकार, इसमें आपकी बड़ी री का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ऋत्यक, ये इसी के अंदर आ जाती है आपकी दीर्घ संधि के अंदर। तो ऋत्यक की परिभाषा जानेंगे। ह्रस्व ऋकार के बाद, ह्रस्व ऋकार के बाद में होने पर पदांत अक को ह्रस्व हो जाता है और ह्रस्व होने से, और ह्रस्व होने के बाद कोई संधि नहीं होगी। इसके बाद में कोई संधि नहीं होगी। आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे उदाहरण है इसके दोस्तों, होत्रकार, तो होत्रकार में अकह सवर्ण दीर्घ होगा। अगर इस तरीके से बड़ी री वाला आएगा तो यहाँ पर आपको दीर्घ संधि लगाना है, अकह सवर्ण दीर्घ। अगर होत्र ऋकार होता है, ऋकार, इन्हें समझ लेना, नोट कर लेना, होत्र ऋकार होता है तो ऋत्यक का प्रयोग होगा। और होत्रकार यानी कि एक ही री आए तो यहाँ पर ऋति सवर्ण री का प्रयोग, और होत्र लकार होगा तो रति सवर्ण ल का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से होत्रकार के 4 संधियां बनेंगी। अक सवर्ण दीर्घ में है, ऋत्यक में, और ऋति सवर्ण में है, रीवा में, और रि आपका लृ में। दूसरी संधि है दोस्तों आपकी गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र है आद गुण। कौन सा है? आद गुण। इसमें क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ आ हो या आ के बाद अगर ई उ री ल आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, ल आ जाए, तो यहाँ पे ई के स्थान पर ए, उ के पर ओ, और री के पर अर, और ल के पर अल हो जाता है। ठीक है, इनके आने पर ये ए, ओ, अर और अल, ये याद रखना, अल का प्रयोग, ल का प्रयोग गुण संधि में किया जाता है। परिभाषा से समझ लीजिए। जब अ अथवा आ के बाद, जब अ अथवा आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ए उ री ल आवे तो अ और ई मिलकर के ए होता है, अ और उ मिलकर के ओ हो जाएगा, और अ और री मिलकर अर हो जाएगा, और अ और ल बनकर अल का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखेंगे आप इसके एग्जाम्पल। और फ्रेंड्स, आप भी अपने नोट्स इसी तरीके से बनाते चलें जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए, अगर अ आता है तो अ में अगर ई मिला दिया जाए तो ए बन जाएगा। जैसे उपेंद्र, उपेंद्र का होगा उप जमा इंद्र। अगर आ में उ मिला दे तो ओ होगा, हो जाएगा वृक्षोपरिही, वृक्ष धन उपरिही। अगर अ में री मिला दे तो अर होगा कृष्णर्धि, कृष्ण धन रिद्धि। और आ में अगर ल मिला दें तो अल बन जाएगा तवलकारः, तव धन लकारः, तव धन लकारः। नेक्स्ट है बड़े आ का प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए। अगर बड़े आ का ई में प्रयोग होता है तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ए। क्या बनेगा? ए प्रयोग होगा। जैसे विधिवः, विद्या धन इवः। अगर आ का ऊ में प्रयोग हो तो ओ हो जाएगा गंगोदकम, गंगा धन उदकम। और आ का अगर री में प्रयोग हो जाए तो अर महर्षि, महाधन ऋषि। और आ का अगर र में प्रयोग होगा तो अल हो जाएगा। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी संधियां हैं जो आपके एग्जाम में आई हैं, तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आप देख रहे हैं रमेश, रमा धन ईश, हितोपदेश, हित धन उपदेश, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्षा, वर्षा करनी है आपको, वर्ष नहीं करना है, वर्षा धन ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंत धन ऋतु, और वसंत ऋतु में वसंत धन ऋतु। तो ये थी आपकी दीर्घ और गुण संधि। और फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल कम से कम आपको 20 बनाने हैं जिससे आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगली संधि है दोस्तों आपकी वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेचि। अगर इसको समझेंगे तो आदेच परे वृद्धि रेखा देश्यातः। सूत्र याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। परिभाषा है अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्वर पर, किस पर? स्वर, यानी कि अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है।
ये है इसका नियम। जैसे आ जाए और बड़ा आ जाए तो इनके बाद में ए ओ और आई और औ, ए ओ आई और औ होने पर ए ओ हो जाते हैं। बड़े आई होगा और बड़ा औ होगा अगर अ और आ के बाद में अगर कोई आता है तो। उदाहरण से समझिए, जैसे सदैव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सदैव में सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव, जैसे सद ए वो सदैव। तथा धन एव तथैव, सा धन एव सैव, जल धन औघ जलौघ, संहिता धन एक, संहिता धन एक संहितैक। क्या है ये? संहितैक। और वार्तिक लिखा इन्होंने कार्तिक जी ने, तो कात्यायनों ने वार्तिक लिखा। इन्होंने कहा अचात अच्छात उहिन्याम उपसंख्यानम, अचात उहिन्याम उपसंख्यानाम। अगर आप दोस्तों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब से पढ़ रहे हो तो आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए अछादु हिन्यामु उपाख्यानम, अगर इसमें अच्छौड़ी आती है संधि विच्छेद तो देखिए अच्छौड़ी का करेंगे अच्छ उहिनी वृद्धि संधि, यानी कि अच्छ धन अ और उ मिलकर के औ हो गया। तो इसमें क्या है? गुण संधि का अपवाद है। गुण का क्या है? अपवाद हुआ है, क्योंकि अच्छ शब्द के बाद उहिनी आने पर वृद्धि आदेश होता है। अगर अच्छा आ जाए और वहां पे उहिनी आने पर वृद्धि का आदेश होगा। नोट कर लेना, अगर र आता है और र और न मिलकर के आपको ड़ा हो जाता है। र जैसे रामेड़, तो रामेड़ में क्या हो गया? र आया है, यहाँ न होकर के ड़ होगा आपका। श और न होकर के भी आपका ड़ होगा। ठीक है, ये आपको सब कुछ मिलेगा किसमें? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो किताब है वहाँ से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरा वार्तिक लिखा कार्तिका जी ने, तो उन्होंने कात्यायन ने लिखा ऋते च तृतीया समास से, अवर्ण ऋत वृद्धि संधि। जब अवर्ण के बाद ऋत शब्द आवे तो वृद्धि संधि हो जाती है, परंतु तृतीया समास होना चाहिए। उदाहरण में देखिए सुख धन ऋत, यानी कि सुखार्थ। तृतीया तत्पुरुष सुखेन ऋत, दुख धन ऋत दुखार्थ। इसमें आर आता है, ये याद रखना। आर किस में आएगा? आपका जो है वृद्धि संधि की बात चल रही है, वृद्धि रेची, जैसे सुखार्थ दुखार्थ। धन ऋत, इसमें होगा धनार्थ। क्या हो जाएगा? धनार्थ। नेक्स्ट है आपकी कष्ट धन ऋत, तो कष्ट ऋत में क्या होगा? कष्टार्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट सूत्र लिखा है इन्होंने कि एत्ये धत्युठसु, एत्ये धत्युठसु। तो इसमें क्या बताया कि अवर्ड, अगर अवर्ड आता है तो एति और एदते और ऊह ये आपके वृद्धि संधि में ही प्रयोग होंगे। जैसे इसकी परिभाषा है कि अवर्ड के बाद यदि ए जाति, अवर्ड के बाद यदि एजादि एति एवं एधते तथा उठ, ये जैसे उठ, ठीक है, उठ इसमें सूत्र में दिया ना, ये उठ, तो उठ हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। दोनों के स्थान पर क्या होगा? वृद्धि एकादेश होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उपधन एति, उपधन एति उपैति, उपैति, उपैति कौन सा सूत्र लगा है इसमें? तो इसमें दोस्तों आपको बताना है ये वाला एथे धत्युठुष, धत्युठसु। तो ये इसमें प्रयोग हुआ है। उपधन एदते उपैई धते। नेक्स्ट सूत्र लिखा आपके कात्यायन जी ने वार्तिक में, प्रादु होठौ, प्रादु होठो ड्यू ये शेष्यसु। ठीक है, प्रादु होठो ड्यू ये शेष्यसु। ये सभी फ्रेंड्स आपको डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो किताब है उसमें सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, आप एक बार इसे समझना फिर उन्हें पढ़ना, तो आसान से आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों प्र यानी कि प्र से ऊह, ऊठ, ऊड़ी, एशह और एश्यह, ये सभी इसमें से वर्ड निकल करके आए हैं। जैसे प्र से निकल गया आपका ऊह, ऊठ, ऊड़ी, एशह,
ऐश्य, ये सभी वृद्धि संधि के अंदर आते हैं। परिभाषा समझिए इसकी। तो परिभाषा में प्र उपसर्ग के बाद यदि ऊह और ऊट और ऊढ़ी एश्य शब्द हो तो वृद्धि का आदेश होगा, वृद्धि का आदेश होगा। उदाहरण में देखिए, प्रधन ऊह प्रोह, प्रधन ऊढ़ प्रौढ़, प्रधन ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्रधन एष्यः प्रेष्यः और प्रधन एष्यः तो प्रेष्यः। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल। आज आपने समझे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें दोस्तों स्वर संधि में आपने दीर्घ संधि और आपने वृद्धि संधि को समझा और गुण संधि को समझा। इससे आगे की संधि को समझने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना। और दोस्तों कल जो है नेक्स्ट संधियों के बारे में आप समझेंगे।